हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बायो सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है, आप लोगों को कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो आप लोगों को ओनली 10th लेवल तक का साइंस ही पढ़ना है। इससे बाहर एक शब्द भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 10 से बाहर पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा डीप में बायो है और डीप के अंदर आप लोगों को ये रक्त परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक है वो मिलेगा। तो आप लोग अगर डीप से पढ़ोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे, उल्टा ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। उससे अच्छा है आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग किसी भी क्वेश्चन को क्लियर से समझें, यानी अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक पॉइंट को समझना है और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, समझिए आप लोग रक्त परिसंचरण तंत्र। हम लोगों ने देख लिया था कि मानव हृदय किस प्रकार से होता है, यानी हार्ट किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो भाई हम बात ही कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, तो हम बात सबसे पहले किसकी करेंगे? ब्लड की करेंगे। किसकी करेंगे? ब्लड की बातें करेंगे। फिर हम लोग भाई बातें करेंगे हार्ट की, यानी इस हृदय की हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को समझना है इन दो टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो ये दोनों टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों में से भी ये जो ब्लड का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भाई, खून क्या होता है, रक्त क्या होता है, ये आप लोगों को समझना है। तो देखिए, जो हमारा खून होता है आप सभी लोग जानते हैं लाल रंग का होता है, तो मुझे ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। तो देखिए, इस पॉइंट को याद रखना सीधे से। मनुष्य में सीधी लाइन आती है, मनुष्य में रक्त कितना होता है। सीधी लाइन आती है, मनुष्य में रक्त कितना होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 5 और 6, यानी 5 से लेके 6 लीटर, 5 से लेके 6 लीटर हमारी बॉडी में क्या है? रक्त है। क्या है? ब्लड है, खून है हमारी बॉडी में 5 से लेकर 6 लीटर तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। आप लोगों की जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की, उसमें आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई देगा। 9th या 10th की जो एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ ये जो लाइन है वो लिखी हुई है कि 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पहली बात करी हम लोगों ने कि रक्त कितना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मनुष्य का रक्त है उसमें होता क्या क्या है। तो अब हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो खून है, हमारा जो खून है उसमें देखिए तरल यानी फ्लूइड, लिक्विड लगता है आप लोगों को, ठोस थोड़ी है वो, लिक्विड है, पानी जैसा नहीं है। लाल कलर है लेकिन है कैसा? थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा पानी जैसा है। तो इसका मतलब उसमें क्या है? प्लाज्मा है। ये ध्यान रखना है। जो हमें दिखाई देता है तरल पदार्थ वो क्या है? प्लाज्मा है। और बाकी जो आप लोग देखते हैं वो क्या होती है? इसमें कोशिकाएं होती है। तो देखिए, ये क्या है? कोशिकाएं हैं। तो देखिए, आप लोगों को अब समझना है कि किस प्रकार से ये प्लाज्मा होती है, किस प्रकार से कोशिकाएं होती है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि देखिए, ये पूरी क्या है? रक्त नलिका है। इसमें ये जो जा रही है रेड कलर की वो सारी क्या है? आरबीसी है। और यहाँ पे ये जो वाइट कलर की है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और जो यहाँ पे आप लोगों को अलग ही स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है? प्लेटलेट्स है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए, अब हमने देख लिया कि भाई जो रक्त होता है वो प्लाज्मा और कोशिकाएं, इन दोनों से मिलकर बना होता है। यानी ये क्या है? हमारी रक्त नलिका है। इस रक्त नलिका में बच्चों ये क्या है? आरबीसी है। तो देख लीजिए, ये क्या है? इस प्रकार से आरबीसी है, इस प्रकार से क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी के अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए आरबीसी क्या होती है? लाल होती है।
ये हम लोगों ने आरबीसी को क्या बना दिया, लाल बना दिया। अब घबराइए मत, देखिए। फिर यहाँ पे क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये क्या बना दी हम लोगों ने, डब्ल्यूबीसी बना दी। और एक कोशिका और होती है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट बोल देते हैं। ये क्या है, प्लेटलेट है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस प्रकार से है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है ये तरल है। इस तरल में ये जो कोशिकाएं हैं ये बहती रहती है। इस तरल में ये जो कोशिकाएं हैं वो पड़ी रहती है। आप लोग ऐसे समझिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने रक्त की नलिका को देखा, और इस रक्त की नलिका में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या है, तरल है। क्या है बच्चों, तरल है। और ये जो लाल लाल दिखाई दे रही है ये क्या है, आरबीसी है। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि ये जो तरल है वो क्या है बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब तरल। लाल वाली क्या है, आरबीसी। गोल वाली क्या है, डब्ल्यूबीसी। और ये इस प्रकार की क्या है, प्लेटलेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी सब कुछ हम लोग याद करेंगे। प्लाज्मा कैसा था, पानी जैसा था। इसका मतलब इस प्लाज्मा में क्या होगा, पानी होगा, यानी जल होगा। और इस प्लाज्मा में भाई पानी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी इसमें अन्य पदार्थ हो सकते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ ये डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को याद करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा में भाई हम लोगों ने क्या देखा, पानी है, अन्य पदार्थ हैं। तो अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की, कि कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली कोशिका कौन सी है बच्चों, आरबीसी है। दूसरी कोशिका कौन सी है बच्चों, डब्ल्यूबीसी है। और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि हमारे पास जो खून होता है, इस खून में दो चीज़ें होती है। एक तो प्लाज्मा होता है, यानी जो तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल तरल होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अलावा क्या होती है, कोशिकाएं होती है। अब देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा यानी पानी जैसा कुछ है, तो प्लाज्मा में पानी है और कुछ अन्य पदार्थ हैं। कोशिकाओं में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। अब देखिए ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। प्लाज्मा में पानी 90% होता है, ये ध्यान रखना है। प्लाज्मा पानी 90, प्लाज्मा पानी 90, यानी प्लाज्मा में पानी 90% है। अगर आप इस बात को 2 बार रिपीट करोगे, प्लाज्मा पानी 90, प्लाज्मा पानी 90, तो आप लोगों को ध्यान हो जाएगा। तो भाई प्लाज्मा में पानी 90% है, तो जो अन्य पदार्थ है वो कितने परसेंट होंगे, अन्य पदार्थ होंगे 10%। समझ में आ गया, ये डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने याद करने के लिए देख ली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये क्वेश्चन टकरा सकता है। देखिए जब हम ब्लड स्टार्ट कर रहे थे तो प्लाज्मा और कोशिकाएं हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटी, तो इनका भी कोई प्रतिशत होगा, कुछ ना कुछ परसेंट तो होगा। भाई प्लाज्मा कितने परसेंट है, कोशिकाएं कितने परसेंट है, तो आप लोग कैसे याद रखोगे कितने परसेंट है। तो देखिए प्लाज्मा यानी 5, प्लाज्मा यानी 5 का 5, कोशिकाएं लिख दो आप 4, 5 और 4, ऐसे नंबर लिखने हैं, 2 नंबर। परसेंट याद करने का तरीका यही है, सीधा सीधा याद हो जाएगा। प्लाज्मा का 5 का पे आ रहा है, 5 में साउंड आ रहा है, पे यानी 5, तो प्लाज्मा 5। तो कोशिकाएं कितनी हैं, 4। तो देखिए दोनों के पीछे क्या लगा दो फिर, 5, यानी यहाँ पे प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55% है, और कोशिकाएं जो है वो 45% है। यानी ये जो रक्त नलिका है इसमें 55% क्या है, प्लाज्मा है, और इसमें जो ये बाकी जो 45% है वो क्या है, कोशिकाएं हैं। ये ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा को खुद से बांटा कि प्लाज्मा में कितना पानी है, कितने अन्य पदार्थ है। तो प्लाज्मा में खुद में 90% पानी है और 10% अन्य पदार्थ हैं। अब ये अन्य जो पदार्थ हैं वो विटामिन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। इस अन्य पदार्थ में कुछ भी हो सकता है जो मैंने आप लोगों को बताया, विटामिन वगैरह, पोटेशियम वगैरह, सोडियम वगैरह, ये अन्य पदार्थ है। तो आप लोगों को बस परसेंट ध्यान रखना है। तो ये परसेंट हम लोगों ने कैसे याद किया, प्लाज्मा, कोशिकाएँ, प्लाज्मा पे यानी 5, उधर क्या लिखना है, 4, दोनों के पीछे क्या लगा देना है, 5, 5।
अब देखिए, यहाँ तक की बात हो गई परसेंट की, यहाँ तक की बात हो गई परसेंट की। अब इनकी बात करते हैं कि कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कम होता है, कौन ज़्यादा होता है। क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि आरबीसी ऊपर लिखी है तो आरबीसी ज़्यादा होगी, फिर डब्ल्यूबीसी होगी, फिर प्लेटलेट होगी। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। आप लोगों से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे ज़्यादा या सबसे कम कौन होती है। तो ध्यान रखना, संख्या की बात करें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी क्या होती है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, प्लेटलेट्स होती है। उसके बाद कौन होती है, प्लेटलेट होती है। और सबसे कम कौन होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी आरपी क्या होता है, आरपी, ये आप लोगों को सीरीज ध्यान रखनी। आरपी, आर यानी आरबीसी, पी यानी प्लेटलेट, बाकी बची हुई डब्ल्यूबीसी। तो इसकी ट्रिक भी हम लोगों ने याद कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सीधा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यही चिन्ह मिलेंगे और आप लोगों को टिक करना है एक ऑप्शन को। ये चिन्ह उल्टा फुल्टा कर देगा, इधर इधर या बराबर, तो आप लोगों को समझना है कि एक्चुअल में क्या ट्रिक थी। तो इसकी क्या ट्रिक है, आरपी, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे ज़्यादा कौन होती है, आरपी। आर पहले आई है तो सबसे ज़्यादा होगी आर, फिर पी आई है यानी प्लेटलेट, तो फिर बची हुई क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कितनी किसकी संख्या होती है, प्रतिशत किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो अब देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी का रंग कैसा है। तो आप सभी लोग जानते हैं लाल रंग होता है। और लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इसी क्रम में बोलते हैं। ऐसे तो नहीं बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, नहीं। हम क्या बोल देते हैं, हमेशा हमारे मुंह में ऑटोमेटिक यही आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो पूछे हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो जो पहले नाम आए, जो मुंह में पहले नाम आए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में से पहले कौन आ रहा है, आरबीसी। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में ही होता है। तो भाई अब हम बात करते हैं कार्य की, कि जो आरबीसी होती है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो बच्चों आप लोग हीमोग्लोबिन का कार्य बता दीजिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो ग्राफिक वाला टॉपिक है उसमें हम देख के आए हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, O2 व CO2 का आदान प्रदान। यानी ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, गैसों का परिवहन या गैसों का आदान प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसों का आदान प्रदान आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, प्लेटलेट करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं गैसों का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है। तो आप लोगों ने इसका कार्य भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। तो आप लोग देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो वाइट होती है। इसका रंग क्या होता है, वाइट होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कार्य की, इसका कार्य क्या होता है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, यानी जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। उस रोग प्रतिरोधक क्षमता में एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है यही हमारे शरीर में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। यानी डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। और देखिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रही है। तो अगर हमारे शरीर में कोई घाव आया हुआ है तो ये घाव को भी भर देती है। ये काम करती है डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट क्या काम करती है। तो प्लेटलेट हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि प्लेटलेट क्या करती है। इस प्रकार से जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है तो ये प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है और यूँ फाइबर बना देती है जहाँ पे चोट लगी है।
यानी अगर यहाँ चोट लगी, खून बह रहा है, तो ये प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है और जाल बना देती है जिससे खून बाहर आना बंद हो जाए, क्योंकि अगर खून पूरा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो शायद हम जी नहीं सकेंगे। इसलिए प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्लेटलेट का क्या काम होता है? रक्त को बहने से रोकना। रक्त को बहने से रोकना। तो हम लोगों ने कार्य भी देख लिया कि कार्य क्या क्या होता है। अब देखिए, जब हम रक्त की बात कर रहे हैं तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा के एक लाइन लिखिए, क्योंकि आप लोगों की एनसीईआरटी में ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है। आपको एनसीईआरटी में एक नाम दिखाई देगा, हिपेरिन। ये नाम आप लोगों को दिखाई देगा, हिपेरिन। तो बच्चों, इस हिपेरिन से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन क्या होता है। तो देखिए, हिपेरिन क्या होता है? एक पदार्थ होता है। क्या होता है हिपेरिन? एक पदार्थ होता है जो काम क्या करता है, इसके काम से क्वेश्चन आएगा। हिपेरिन क्या है बच्चों? एक पदार्थ है। अब आपको इसका काम ध्यान रखना है। तो इसका काम क्या होता है? रक्त को जमने नहीं देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। देखिए, आप जब अपना ब्लड देखते हैं तो ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में घूमता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, दिन भर ये घूमता रहता है। लेकिन सोचिए, ये ब्लड जो है तरल नहीं है और ये ठोस हो गया, ये जम गया, यानी बर्फ़ बन गया। ये पानी की तरह नहीं चल रहा है, ये बर्फ़ बन गया है, बहुत गाढ़ा हो गया है। तो क्या होगा? अगर जो ये हमारा रक्त गाढ़ा हो गया तो हम जी नहीं सकेंगे, हम मर जाएंगे। क्योंकि अगर रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का, तो सीधी सी बात है, मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो इस जमने वाली क्रिया को कौन रोकता है? हिपेरिन। यानी ब्लड कभी भी जम सकता है, ब्लड बर्फ़ की तरह कभी भी जम सकता है, बहुत गाढ़ा हो सकता है। लेकिन कौन सा पदार्थ है जो इस रक्त को बर्फ़ की तरह जमने से रोकता है? तो वो है हिपेरिन। हमारे रक्त में हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जो हमारे रक्त को जमने से रोकता है। ये ध्यान रखना है, हिपेरिन जमने से रोकता है। हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। 2-3 बार अगर आप लाइन बोलोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए, आप लोगों ने ब्लड को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एनसीईआरटी में इसके अलावा एक भी लाइन नहीं लिखी हुई है। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हिपेरिन की और ये संख्या की। ये दोनों लाइनें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्य से क्वेश्चन इतना नहीं बनता है, लेकिन अगर बन जाए तो आप लोगों को याद है। और इन परसेंटेज को आप लोग एक बार ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसकी खोज किसने करी थी। हम लोगों को ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट करके लिख लेना है, खोज। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसकी खोज किसने करी थी? तो आप लोग ध्यान रखना, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या करी थी? रक्त परिसंचरण तंत्र को सर्वप्रथम डिस्कवर किया था, सर्वप्रथम खोजा था विलियम हार्वे ने। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विलियम हार्वे ने क्या करा था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को विलियम हार्वे। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, ट्रिक है इसकी, परिसंचरण। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, इसलिए ट्रिक बताई है मैंने आप लोगों को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, आप लोगों से पूछे परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये क्या है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीवी सिंधु। तो ये क्या है? तो तो आ गया, ये रहा। तो वी आना बाकी है, तो ये रहा वी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? पीवी सिंधु ने, यानी यानी परिसंचरण, और वी यानी विलियम हार्वे।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया पूरा का पूरा ब्लड। अभी हम लोगों ने सिर्फ ब्लड पढ़ा है कि जो रक्त होता है वो क्या होता है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रक्त की पीएच होती है वो कितनी होती है, रक्त की पीएच कितनी होती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना 7.4 पीएच होती है रक्त की, यानी 7 से ज़्यादा इसकी पीएच होती है। 7 से ज़्यादा पीएच है तो रक्त बताइए अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ, तो रक्त क्षारीय हो गया। तो रक्त क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और पीएच इसकी 7.4 होती है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो रक्त है वो पढ़ लिया है। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेशन होता है उसका मतलब क्या है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन, हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण क्या होता है। देखिए ब्लड हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में बच्चों देखिए एक हार्ट काम करेगा, वेन काम करेगी, आर्टरीज काम करेगी, सब हम समझेंगे कि वेन आर्टरी क्या होती है। तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। क्या पढ़ना है हमें, परिसंचरण। ठीक है, देखिए इस परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे हार्ट से इस रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना और सभी अंगों से इस ब्लड को हार्ट तक लेकर आना, बस यही काम होता है परिसंचरण तंत्र का। यानी इस रक्त को घुमाना है पूरे शरीर में, सीधी सी भाषा ये होती है इस परिसंचरण तंत्र की, रक्त को घुमाना पूरे शरीर में। तो देखिए रक्त अब घूमेगा कैसे, तो इसको घुमाने के लिए आप लोगों को हार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये घूम पाएगा। अगर हार्ट नहीं होगा यानी हमारा हृदय नहीं होगा तो ये रक्त शायद नहीं घूम पाएगा। फिर आप लोगों को देखिए सिराएं ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हार्ट मज़े से घूम सकता है। धमनी ध्यान पड़ेगी, तभी वो धम धम करके घूम सकता है। यानी इसमें हम महाधमनी भी देखेंगे, महाशिरा भी देखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन भी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैसे देखें तो यहाँ पे फेफड़े भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो इनकी हमें आवश्यकता है, हार्ट, सिरा, धमनी, क्योंकि फेफड़े हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे फेफड़े, अंगों सबकी बात करते हैं। यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए अंगों की भी ज़रूरत होगी, अंग ही नहीं होंगे तो रक्त जाएगा कहाँ पे, किसके पास जाएगा। तो ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे ये रक्त जो है घूमता है हमारे शरीर में, कैसे ये मज़े से घूमता है बिना स्कूटर, बिना बाइक के। तो देखिए कैसे घूमता है, समझिए। ये क्या है, हमारा मानव हृदय है। आप लोग बनाते हैं इसे ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ये इस हार्ट की शेप में, इस दिल की शेप में नहीं होता है। इसे हम फैशन में यूँ बनाते हैं इस प्रकार का, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब आप लोग फैशन में इसे ऐसा बनाते हैं तो अपन ने भी ऐसा बना लिया। एक्चुअल में जो ये हृदय होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए नीचे वाले दोनों कॉलम आप लोगों को बड़े रखने हैं, आप लोगों को अभी सिर्फ समझना है, घबराना नहीं है। तो ये था हार्ट, ठीक है। इधर हम बना देते हैं फेफड़े। ये क्या है बच्चों, हमारे क्या है, फेफड़े हैं। और इधर हम क्या बना देते हैं, शरीर के अंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, शरीर के अंग बना देते हैं, यानी आँख, नाक, कान वगैरह हम लोग इधर लिख लेते हैं, फेफड़ों को हम लोग इधर लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए हम शुरू करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे क्या आया है, हमारा रक्त आया है। चलिए जी आ गया, यहाँ से हमारा रक्त जो है वो बाहर गया है। चलिए जी रक्त बाहर चला गया। फिर ये रक्त यहाँ से घूम के यहाँ आता है।
चलिए जी, ये रक्त यहाँ पे आ गया, फिर ये जो रक्त है वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि हृदय में ये जो रक्त है यहाँ पे आता है। तो ये जो दोनों चेम्बर हैं ऊपर वाले यानी आलिंद, ऊपर में क्या आ रहा है, साउंड ए का आ रहा है, ऊपर ए आलिंद ए, तो ऊपर वाले दोनों कॉलम क्या कहलाएंगे, आलिंद। नीचे नीले, नीचे नीले, समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला जो होता है वो हिस्सा क्या है, राइट हिस्सा है। ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है समझिए, ये क्या है, राइट वाला है। इसे समझिए इस प्रकार से, ये है ये हमारा हार्ट है, तो ये हमारे हार्ट का इस साइड का हिस्सा, ये है मेरा राइट हैंड, तो ये वाला हिस्सा क्या है, राइट वाला ही तो होगा, तो इधर वाला हिस्सा क्या है, राइट वाला होगा। और इधर वाला हार्ट का हिस्सा क्या है, लेफ़्ट वाला है, तो इधर वाला क्या होगा, लेफ़्ट वाला। यानी मुझे लिखना है ये राइट हिस्सा है और ये क्या है, लेफ़्ट हिस्सा है हार्ट का। समझ में आ गया। आलिंद ऊपर वाले, नीचे नीले, ये राइट है ये लेफ़्ट है। चलिए हार्ट में जो रक्त है वो यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे रक्त आया तो कैसा आया है बच्चों, अशुद्ध आया है। भाई फेफड़े से अभी गुजरा नहीं है, वो अभी सीधा कहाँ आया है, रक्त हमारे हार्ट में आया है। तो भाई हार्ट में रक्त किस लिए आता है, शुद्ध होने के लिए आता है। इसका मतलब वो पहले से क्या है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध रक्त इसमें आया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो वाल्व होते हैं, इस प्रकार से वाल्व होते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये जो वाल्व होते हैं ये इसे नीचे की तरफ धकेलते हैं। तो अब जो रक्त है, खून है, वो कहाँ आ गया, इस नीले में आ गया। यहाँ से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के ये इस प्रकार से घूमता हुआ, ये इस प्रकार से देखिए बच्चों, घूमता हुआ कहाँ जाता है, फेफड़ों के पास जाता है। ये देखिए अब रक्त घूमता हुआ कहाँ चला गया, फेफड़ों के पास। और फेफड़ों के पास क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है। ध्यान है आप सभी को, हम पढ़ के आए हैं श्वसन तंत्र। अगर किसी ने ये श्वसन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो फेफड़ों के पास क्या होती है, O2 होती है, क्योंकि हम श्वास लेते हैं वो कहाँ पे रहती है, कुपिकाओं में, यानी हमारे फेफड़ों में रहती है। तो ये जो फेफड़ों में क्या है, O2 यहाँ पे पहले से उपस्थित है। और इधर से ये खून आ गया। खून का काम क्या है, O2 लेना। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं अशुद्ध और शुद्ध है, शुद्ध का मतलब होता है ब्लड के साथ कौन घूम रही है, ऑक्सीजन घूम रही है। और अशुद्ध का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो क्या है, ब्लड के साथ कौन घूम रही है, CO2 घूम रही है। ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो रक्त है कहाँ गया, फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ब्लड को क्या मिल गई बच्चों, ऑक्सीजन मिल गई। मजे हो गई, अरे भाई मजे हो गए। क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई तो ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। क्या हो गया, शुद्ध हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को बात। अब ये जो शुद्ध रक्त है यानी ब्लड और O2 दोनों साथ साथ मजे करते हुए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब ये कहाँ आ गए, आलिंद में आ गए। ऊपर वाले में कौन सा है, ये लेफ्ट आलिंद है, यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये यहाँ पे वाल्व होते हैं, इन वाल्व की सहायता से ये इस नीले में आएगा। नीले में क्यों आता है कि बाई चांस बची हुई कोई अशुद्धि है तो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे नीले में आने का एक कारण ये भी है कि नीले क्या करेगा, यहाँ से रक्त को प्रेशर के साथ छोड़ना चाहेगा ताकि जो रक्त है पूरे शरीर में फैल जाए। पूरे शरीर में तभी तो फैलेगा जब ये जोरदार पंप करेगा, तभी तो ये यूं उछल के कहाँ जाएगा, इन अंगों तक पहुँचेगा। यहाँ पे पंपिंग की क्रिया होगी, उछलेगा तभी तो इतनी दूर तक यानी हमारी एडी तक पहुँचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा फास्ट अगर ये उछलेगा। अगर ये पंप नहीं करेगा तो ये रक्त यहाँ तक आके ही रुक जाएगा, यानी हमारे हाथों तक आके रुक जाएगा, पैरों तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये नीले में आता है, नीले में आ गया। यानी यहाँ पे जो रक्त आया है वो बच्चों अब क्या आया, शुद्ध। यानी यहाँ पे भी रक्त कौन सा है, शुद्ध है, यहाँ पे भी कौन सा है, शुद्ध है। और यहाँ से होते हुए ये चला जाता है अंगों के पास। कहाँ आ गया रक्त, अंगों के पास। अब देखिए अंगों में क्या होती है, CO2 होती है। तो इन अंगों को क्या मिल गया, ब्लड मिल गया। और ब्लड के साथ क्या मिला है, O2 मिला है, क्योंकि ये शुद्ध है। तो ये जो अंग क्या करते हैं, O2 को तो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन अपनी जो CO2 है इस
ब्लड को दे देते हैं। तो अब ये जो रक्त है वो किसके साथ रह रहा है, ब्लड प्लस CO2 रह रहे हैं। तो अब ये रक्त इस CO2 के साथ दुखी है, तो अब ये कहाँ जाता है, फेफड़ों के, ये यहाँ हार्ट के पास जाएगा शुद्ध होने के लिए। तो ये कहाँ जाता है बच्चों, ब्लड और CO2 घूमते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये रक्त क्या है, अब अशुद्ध रक्त है। क्या है ये, अशुद्ध रक्त है। तो ये घूमता हुआ कहाँ आ जाता है, यहाँ पे, यानी फिर से हार्ट में आ गया, यहाँ पे आता है। ये अशुद्ध ही है, शुद्ध होने के लिए यह कहाँ जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़ों से O2 मिल जाती है, शुद्ध हो जाता है। फिर ये यहाँ आ जाता है शुद्ध रक्त, फिर ये क्या करता है, अंगों के पास जाता है, फिर ये अशुद्ध हो जाता है, फिर ये यहाँ आता है, फिर ये करता है फेफड़ों के पास जाता है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए, अब हम घबराइए मत, अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या, यह आप लोगों को समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा शॉर्ट में इसे स्टडी करते हैं। नीले वगैरह आप लोगों को समझ में आ गया, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए शॉर्ट में आप लोग समझिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, हम अब हार्ट को ऐसे बना रहे हैं चौकोर डिब्बे में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला था, इधर का ये जो साइड है वो क्या है, राइट है। तो मैं यहाँ राइट लिख दूँ, यहाँ पे लेफ़्ट लिख दूँ, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले दो हैं वो क्या है, आलिंद है, नीचे वाले क्या है, निलय है। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाधमनी, महाशिरा, वो सब क्या है, वो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये हार्ट था, समझ में आ गया। यहाँ से इस प्रकार से नलिकाएं आप लोगों को दिखाई दे रही थी। इनके नाम याद रखने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़रूर बनेगा। इधर हम लोगों ने क्या लिखा था, फेफड़े, तो लिख दो फेफड़े, और इस प्रकार से फेफड़े को राउंड कर दो, और इधर लिख दो अंग। चलिए इधर लिख लीजिए आप अंग, थोड़ा इजी रहेगा। ये अंग हैं। चलिए अब देखिए, आप लोग ध्यान रखना, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। धमनी को आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, और शिरा को बोलते हैं आप वेन, और ये होती है आर्टरी। देखिए समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वर्ड होता है धांसू, एक वर्ड क्या होता है, धांसू, ठीक है। तो ध और सु, तो ध का मतलब तो क्या है, धमनी है, और सु का मतलब क्या है, शुद्ध है। इसका मतलब धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो आप लोगों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को एक वर्ड से याद हो गया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। इसका मतलब शिरा में कौन सा बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। तो आप लोगों से एग्जामिनर अगर पूछे कि धमनी क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, अशुद्ध रक्त वाली क्या हो, सॉरी, धमनी क्या होती है, तो धमनी शुद्ध रक्त वाली होती है। तो आप धमनी के आगे क्या लिखेंगे, शुद्ध रक्त, यानी नलिकाएं होती सॉरी यानी नलिकाएं होती है, वो नलिकाएं इस रक्त को क्या करती है, ले जाने का, लाने का काम करती है। उन नलिकाओं को हम धमनी और शिराएं बोलते हैं। और ये जो नलिकाएं होती है, अगर शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम कर रही है तो उसे धमनी बोल दिया, और शिरा है जो अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम कर रही है, तो हम लोगों ने उसे क्या बोल दिया, शिरा बोल दिया। तो ट्रिक से समझ में आ गया कि किस में शुद्ध बहता है और किस में अशुद्ध बहता है। तो एक वर्ड ध्यान रखना है आप लोगों को, धासु। धासु वर्ड याद रख लिया तो आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए, समझिए आप लोग, हम लिख रहे हैं धमनी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है धमनी और शिरा से, इसलिए इतना जोड़ दिया जा रहा है। धमनी में क्या होता है बताइए, शुद्ध रक्त होता है। शिरा में क्या होता है बताइए, अशुद्ध रक्त होता है। चलिए
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अपवाद की बात कर लेते हैं। एक अपवाद यहाँ पे आता है जो है फुफ्फुसीय धमनी। और यहाँ पे एक अपवाद होता है और ये अपवाद है आप लोगों को मरवा देता है। एक अपवाद होता है फुफ्फुसीय सिरा। एक अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय धमनी है और एक अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय सिरा है। देखिए धमनी में हम लोग क्या बोल रहे हैं? शुद्ध रक्त। सिरा में हम लोग क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध रक्त। लेकिन हम लोगों ने एक नाम देखा है फुफ्फुसीय धमनी और हम लोगों ने एक नाम देखा है फुफ्फुसीय सिरा। तो ध्यान रखना बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी हम इसके अपवाद में लिख रहे हैं। इसका मतलब इस धमनी में शुद्ध ना बह के क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहेगा? अशुद्ध। अब हम सिरा में क्या बोलते हैं? अशुद्ध। लेकिन इसके अपवाद में हम क्या लिख रहे हैं? फुफ्फुसीय सिरा। तो यानी इस फुफ्फुसीय सिरा में अब क्या बहेगा? अशुद्ध ना बह के क्या बहेगा? शुद्ध। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? अपवाद की बात कर रहे हैं। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए क्या होती है फुफ्फुसीय धमनी, क्या होती है फुफ्फुसीय सिरा। अभी हम देखेंगे सब कुछ फुफ्फुसीय धमनी सिरा कहाँ होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अशुद्ध शुद्ध की हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है। देखिए एक और बात कर लेते हैं हम। सबसे बड़ी जो धमनी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? महाधमनी। यानी धमनियों में सबसे बड़ी धमनी होती है उसे क्या बोल देते हैं? महाधमनी। और धमनियों में सिराओं में सबसे बड़ी सिरा होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? महासिरा। महासिरा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा महासिरा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए ये सब कुछ समझने के बाद अब हमें सीखना है महाधमनी कहाँ होती है, महासिरा कहाँ होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महाधमनी रक्त को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फुफ्फुसीय सिरा कार्य करती है। फुफ्फुसीय सिरा कार्य करती है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हार्ट से फेफड़ों तक रक्त लाना। हार्ट से फेफड़ों तक रक्त लाना। फेफड़ों से हार्ट तक रक्त ले जाना। फेफड़ों से हार्ट तक रक्त ले जाना। तीसरा ऑप्शन है अंगों से फेफड़ों तक रक्त लाना। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इतने सारे स्टेटमेंट है, आप अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में जो फुफ्फुसीय सिरा है वो काम क्या करती है। तो देखिए इसे ही हम लोग अब समझ रहे हैं कि क्या होती है फुफ्फुसीय सिरा, क्या होती है फुफ्फुसीय धमनी, महासिरा महाधमनी क्या होती है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो देखिए ये हमारा हार्ट है, ये फेफड़े हैं, ये अंग है, इतना ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमने क्या बोला था कि फेफड़ों में क्या होती है? O2 होती है। और यहाँ पे अब हम पूरी कार्यप्रणाली देख रहे हैं। तो देखिए फेफड़ों से जो नलिकाएं निकलती है, भाई नलिकाएं तो होगी तभी तो वो रक्त को लाने ले जाने का काम कर रही है। यहाँ पे क्या है? नलिका है, ठीक है। इसका मतलब अंगों में भी क्या है? नलिका है। अंगों में भी क्या है? नलिका है। नलिकाएं तो लाने ले जाने का काम कर रही है। तो देखिए ये जो नलिका है वो यहाँ आके मिल रही है इस प्रकार से। ये जो नलिका है वो यहाँ आके मिल रही है इस प्रकार से। ये जो नलिका है वो यहाँ आके मिल रही है इस प्रकार से।
और ये जो नलिका है, देखिए ये जो नलिका है वो इस प्रकार से यहाँ आके मिल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा समझ रहे हैं। देखिए फेफड़ों से निकलने वाली नलिकाओं को हम लोग नाम दे रहे हैं फुफ्फुसीय। फेफड़ों से निकल रही है इसलिए हम नाम क्या दे रहे हैं? फुफ्फुसीय। तो इन दोनों का नाम क्या है? फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी। आगे हम लिखेंगे सिरा या वेन क्या है, ये धमनी है या क्या है। अभी आप लोग बस फेफड़े हैं तो दो नलिकाएं हैं, तो दोनों नलिकाओं का नाम शुरू कहाँ से होगा? फुफ्फुसीय से। कहाँ से शुरू होगा? फुफ्फुसीय से। आगे हम देखेंगे धमनी है या सिरा है। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई फेफड़ों से निकलने वाली जो दो नलिकाएं थी, यानी फेफड़ों से निकल रही है तो फे फुफ्फुसीय दोनों का नाम हो गया। चलिए अब देखिए, समझिए आप लोग, ये जो है वो अंगों से मिल रही है, अंगों से मिल रही नलिका है। और ये जो नलिका है नीचे वाली वो भी कहाँ से मिल रही है? अंगों से। दोनों नलिकाएं देखिए, ये एक अंगों से मिल रही है, ये भी अंगों से मिल रही है। ये फेफड़ों से मिल रही है, ये भी फेफड़ों से मिल रही है। फेफड़ों से मिलने वाली का नाम फुफ्फुसीय रखा, अंगों से मिलने वाली का नाम क्या रखेंगे? महा। क्या रखेंगे? महा। तो ये क्या है? महा है, और ये भी क्या है? महा है। यानी इधर वाली क्या होगी? महा। तो ये ट्रिक है। इधर वाली क्या होगी? महा। ये क्या है? दोनों महा। ऊपर वाली क्या है? महाधमनी है, और नीचे वाली क्या है? महाशिरा है। यानी ये वाली क्या है? महाधमनी है, और ये वाली क्या है? महाशिरा है। समझ में आ गया? और इधर वाली ये जो दोनों नलिकाएं हैं वो क्या है? फुफ्फुसीय है। दोनों नलिकाएं क्या है? फुफ्फुसीय है। अब ध्यान रखना है धमनी कौन सी है और सिरा कौन सी है। तो देखिए बच्चों, ये वाली क्या है? अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है, और अशुद्ध रक्त को लेकर जाने वाली कौन सी होती है? सिरा होती है। लेकिन ये क्या हम नाम देंगे यहाँ पे? इसे फुफ्फुसीय धमनी नाम देंगे। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? फुफ्फुसीय धमनी। तो ये वाली कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। अभी ट्रिक याद करेंगे आप लोग, समझना। और ये जो ऊपर वाली क्या है? वो है फुफ्फुसीय सिरा। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए सीधी सी ट्रिक फिर से देखिए। ये क्या है? हमारा हृदय है। ये क्या है? हमारा हृदय है। इस हृदय में इस प्रकार से नलिकाएं आ रही है, इस प्रकार से नलिकाएं आ रही है। और यहाँ पे आप लोगों को समझना है महाशिरा, इन चारों में से एक महाशिरा, एक महाधमनी है, एक फुफ्फुसीय धमनी, एक फुफ्फुसीय सिरा है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दोनों हैं इनकी जो नलिकाएं हैं यानी तिरछी मैच करनी है, वो तो क्या है? महा है। क्या है वो? महा है। ठीक है। और जो ये इधर वाली ये दोनों हैं वो क्या है? ये क्या है? फुफ्फुसीय हैं। तो नाम लिखना है फुफ्फुसीय। क्या नाम लिखना है? फुफ्फुसीय। और इधर भी क्या नाम लिखना है? फुफ्फुसीय नाम लिख देना है। लिख दिया आप लोगों ने नाम, यानी महा लिख दिया, फुफ्फुसीय लिख दिया। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? धांसू से। तो फिर से आप लोगों को याद क्या करना है? धांसू याद करना है। पहले क्या आ रहा है? ध आ रहा है। तो पहला चारों में से ब्लॉक कौन सा है? यही तो है पहला ब्लॉक। तो इस पहले ब्लॉक में ध वर्ड लगाना है। महा तो आप लोगों ने लिख दिया, ध और लगा दो। तो ये क्या हो जाएगी? महाधमनी हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला? उल्टा। ये रहा उल्टा। ये क्या है? महाधमनी है। ये वाली क्या है? महाधमनी है। तो इसके उल्टी वाली तिरछी वाली कौन सी हो जाएगी? महाशिरा हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए आप लोग समझिए, थोड़ा सा आप लोगों को और समझना है। तो ये हो गई हमारी महाधमनी, ये हो गई महाशिरा। अब बात करते हैं फुफ्फुसीय की। फुफ्फुसीय की तिरछी दोनों क्या है? फुफ्फुसीय है। तो ये वाली जो नलिका है और ये वाली नलिका है, दोनों क्या है? फुफ्फुसीय, लेकिन नाम लगाना बाकी है। तो देखिए इधर वाले ब्लॉक का हम लोगों ने नाम क्या रखा है? इधर वाले इसका क्या नाम रखा है? नलिका का हम लोगों ने रखा है धमनी। तो भाई इसका भी हम लोग क्या रखेंगे? धमनी ही रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? फुफ्फुसीय धमनी। तो बची हुई क्या हो जाएगी? फुफ्फुसीय सिरा। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही आसान सा था ये महाधमनी महाशिरा।
फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सिरा। इधर वाली दोनों क्या है, धमनी है, इधर वाली दोनों क्या है, सिरा है। एक महा है, एक महा है, एक फुफ्फुसीय, एक फुफ्फुसीय है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे फेफड़े थे, देखिए यहाँ से बात करते हैं, अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों के पास। इस रक्त में कौन मिल गई, O2, तो ये O2 वाला रक्त क्या है, शुद्ध है। ये O2 वाला रक्त आया है यहाँ पे, यानी ये शुद्ध रक्त आ रहा है। शुद्ध रक्त कहाँ आया है, अब यहाँ पे आया है, महाशिरा में आया है। और ये जो अशुद्ध जो रक्त है वो कहाँ पहुँचा है, अंगों के पास पहुँचा है। अंगों के पास क्या है, CO2 है। अब ये CO2 वाला रक्त क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, तो CO2 वाला रक्त आ जाता है यहाँ पे, CO2 वाला आ जाता है यहाँ पे, फिर ये शुद्ध होने के लिए O2 वाला यहाँ, O2 वाला यहाँ। तो बताइए अशुद्ध रक्त किस में रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है इस साइड में, यानी राइट साइड में। और शुद्ध रक्त कहाँ रहता है, इस लेफ्ट साइड में। तो कुछ भी आप लोगों को याद नहीं करना था, सब कुछ हम लोगों ने याद करवा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फुफ्फुसीय सिरा क्या कार्य करती है, फुफ्फुसीय सिरा। तो बताइए फुफ्फुसीय कौन सी थी, ये दोनों वाली, ये दोनों कौन सी थी, फुफ्फुसीय ये दोनों थी। इनमें भी क्या पूछा जा रहा है, फुफ्फुसीय सिरा। तो ये आपकी क्या थी, फुफ्फुसीय सिरा। तो बताइए फुफ्फुसीय सिरा का काम क्या है। तो बताइए ये फुफ्फुसीय सिरा कहाँ से आ रही थी, भाई आप लोगों को याद आया, इधर क्या होती थी, O2 मिलती थी हमें, यानी ये फुफ्फुसीय सिरा कहाँ से आ रही है, फेफड़ों से आ रही है। ऐसे दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे क्या है, लंग्स है, फेफड़े हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिए, लंग्स है, यहाँ पे फेफड़े हैं, और फेफड़ों के पास क्या है, O2 है। इसका मतलब यहाँ से ये जो O2 है वो फेफड़ों से आई है। तो यहाँ पे जो खून है वो कहाँ से कहाँ की तरफ आ रहा है, फेफड़ों से हृदय की तरफ आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, लंग से हार्ट तक रक्त ले जाना, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाता है। लंग यानी फेफड़ों से इस हार्ट तक रक्त को लेकर आना क्या है, सिरा हो गई हमारी कौन सी, फुफ्फुसीय सिरा। और ये आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। इसको भी इतना अगर माइंड नहीं करें, बस इसको ध्यान रखना है। महाधमनी, महासिरा, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा इधर क्या होता है, शुद्ध होता है, यानी O2 होती है। तो O2 आएगी कहाँ से, फेफड़ों से आएगी, तो फेफड़ों से आ रही है O2, तो आप लोग इधर फेफड़ा बना दीजिए। फिर ये अशुद्ध रक्त है जो कहाँ जाता है, भाई रक्त जाता कहाँ, अंगों के पास, तो यहाँ पे क्या बना दीजिए, अंग बना दीजिए। अंगों के पास क्या होती है, O2 होती है, तो ये O2 कहाँ जाएगी, सॉरी CO2 होती है अंगों के पास, तो ये CO2 यहाँ, फिर ये हो गया अशुद्ध, ये हो गया अशुद्ध, फिर ये शुद्ध होने के लिए फिर से कहाँ जाता है, फेफड़ों के पास, यानी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को मोर अपडेट मिलती रहे। और 10th लेवल से आप लोगों को बाहर नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। जहाँ पे बाहर जाना था मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये थोड़ा मैंने बताया आप लोगों को एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।